वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि मॉडल एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लेते हैं कि मॉडल एनालिसिस है क्या। ये आपको यहाँ पर कुछ इंटरफेस दिख रहा होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है मॉडल, MODAL, मॉडल। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, पहले जान लेते हैं मॉडल एनालिसिस है क्या और इसमें हम किस तरीके का एनालिसिस कर सकते हैं। मॉडल एनालिसिस बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मींस फेलियर फ्रीक्वेंसी। सपोज़ आपने कोई ब्रिज बनाया और आप चाहते हैं कि इस ब्रिज को सपोज़ मैंने माइल्ड स्टील से बनाया है फॉर एग्जांपल, या स्ट्रक्चरल स्टील से बनाया है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कभी भूकंप आता है तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी पर गिर जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर टूट जाएगा। आपने कोई बिल्डिंग बनाई, कोई नया डिज़ाइन बनाया, नई तरीके की बिल्डिंग बनाई, ठीक है, बुर्ज खलीफा बना दिया फॉर एग्जांपल, और आप चेक करना चाहते हो कि अगर भूकंप आ जाता है तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी पर फेल हो जाएगा और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है और उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर किस जगह पर डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा सबसे पहले। तो इस मॉडल एनालिसिस की हेल्प से आप वो चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, वो प्लेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ पर सबसे पहले डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, और वो आपको डिफॉर्मेशन की जगह भी बता देगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बता देगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी पर वो डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। ओके, तो ये तो था एक क्विक ओवरव्यू अबाउट द मॉडल एनालिसिस। आफ्टर दैट हमें करना क्या है, डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। ये आपके सामने खुल गया है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा इंजीनियरिंग डेटा। ये भी अभी मैं दोबारा से आपको अपडेट करके दिखाऊंगा। जैसे ही मैं ये डिज़ाइन रन कर लेता हूँ एक बार, मैं आपको फिर से दोबारा से इस चीज़ को रन करके दिखाऊँगा, इंजीनियरिंग डेटा को। सबसे पहले हम चले जाते हैं ज्योमेट्री में। यहाँ पर ज्योमेट्री दिख रही है आपको, ज्योमेट्री पर राइट क्लिक करेंगे। अब चाहो तो अगर आपने किसी और डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में ज्योमेट्री अगर बना रखी है तो आप उसको यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, बट वो आपकी स्टेप फाइल में होनी चाहिए। क्लियर, यानी आप जब उसे सेव करें तो सेव एज करके एक स्टेप फाइल करके ऑप्शन आता है। जिस तरीके से आप वर्ड की फ़ाइल को PDF में सेव कर लेते हैं, उसी तरीके से आपकी नॉर्मल सॉलिड वर्क या कैटिया की फ़ाइल है, आप उसको सेव एज करके STP फाइल में सेव कर लें, तो उसके बाद आप उसे एनसीएस में इंपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहो तो उसे बना भी सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक कर यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको न्यू डिज़ाइन मॉड्यूलर ज्योमेट्री। आप इस पर क्लिक करके आप इसका डिज़ाइनिंग मॉड्यूल खोल सकते हैं और आप उसको बना सकते हैं। एक और ऑप्शन है यहाँ पर स्पेस क्लेम। ये एनसीएस के अंदर नया अपडेट आया है, तो जिसके अंदर आपको डिज़ाइनिंग के और अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। बट अभी फ़िलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको जो ओल्डर डिज़ाइनिंग मॉड्यूल है उसमें किस तरीके से बनाएंगे। इसके अलावा आप किसी और डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में बनाकर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसी को ओपन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि इसका डिज़ाइनिंग यूज़र इंटरफेस किस तरीके का है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये अभी स्टार्ट हो जाएगा। अभी आ रहा है लिखा हुआ स्टार्टिंग मॉड्यूल, ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया। ओके, जैसे ही ये स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर इसका यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके का आता है। अगेन यहाँ पर आपको 3 प्लेन मिलेंगे जैसे कि आपको कैटिया में मिलते हैं, XY, ZX और YZ। कैटिया में भी बिल्कुल इसी तरीके के प्लेन मिलते हैं। किसी और सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा टॉप प्लेन, फ्रंट प्लेन और साइड प्लेन, इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ आप कोई सा भी एक प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पर XY प्लेन सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा वो प्लेन यहाँ पर आ जाएगा। ये ओरिजिन है, ये हमारा हो गया Y और ये हो गया हमारा X, जो कि यहाँ पर दिखा भी रहा है। यानी ऊपर की डायरेक्शन में ग्रीन है तो ये हमारा Y हो गया, और इधर डायरेक्शन में हो गया हमारा X, और ये डायरेक्शन हो गई हमारी Z। ठीक है, अब आपको कोई भी अगर डिज़ाइन बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखा रहा हूँ तो मैं एक छोटी सी रेक्टेंगुलर प्लेट बनाऊँगा। प्लेट बनाने के बाद मुझे करना क्या है, उस पर हम चेक करेंगे कि वो जो मैंने प्लेट बनाई है उसकी फेलियर फ्रिक्वेंसी कितनी है। ओके, तो यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्केचिंग। आप स्केचिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिज़ाइनिंग के बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएँ। आपको किस पर क्लिक करना है, रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इसके सेंटर पे क्लिक करना और इसको ड्रैग करना। यानी कि मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से ड्रैग किया, ये मैंने ड्रैग कर दिया। डन। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी।
ये यहाँ पर दिख गई होगी सारी की सारी डिटेल। आपको जाना किस में है, आपको जाना है डायमेंशन पर। जैसे आप डायमेंशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डायमेंशन पे आपको सारी डायमेंशन दिख जाएगी। अगर आप चाहते हो कि इनकी डायमेंशन सेट करना तो यहाँ से आप डायमेंशन सेट कर सकते हो। हॉरिजेंटल डायमेंशन ये हो गई, वर्टिकल डायमेंशन ये हो गई, आप इन पर जाकर डायमेंशन को सेट कर सकते हो। ओके, अदरवाइज़ अगर आप इसी को रखना चाहते हैं, इसी रेक्टेंगल को रखना चाहते हैं तो आप इसी को रख सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक सीखने के लिए वीडियो है तो इसलिए मैं इसकी डायमेंशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली किस पर जा रहा हूँ, एक्सट्रूड पर। याद रखना एक्सट्रूड का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़कर खींच देना। यानी थर्ड डायमेंशन देने के लिए 2D प्लेन को, अभी जो ये रेक्टेंगल है ये 2D प्लेन में है, इसको अगर मैं जो थर्ड डायमेंशन देनी है यानी इसको एक हाइट देनी है तो मुझे एक्सट्रूड करना पड़ेगा, एक्सट्रूड। ओके, जैसे कि कैटिया में इसको पैड बोलते हैं और सॉलिड वर्क में इसको एक्सट्रूड ही बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में एक्सट्रूड होता है, सिर्फ एक कैटिया है जिसमें इसको पैड कमांड बोलते हैं। ओके, एक्सट्रूड पे मैं क्लिक करूँगा तो ये इसको थर्ड डायमेंशन दे देगा, जो कि आपको दिख रहा होगा हल्का सा यहाँ पर, इसको थर्ड डायमेंशन मिल गई है। ये छोटा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटी डायमेंशन सेट हो रखी है। ठीक है, एक्सट्रूड जो भी कमांड, जिस भी कमांड पर आप क्लिक करोगे उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है, डिटेल्स विंडो में नीचे की तरफ यहाँ पर। ठीक है, तो जो उसकी जो एक्सट्रूड की डिटेल्स है वो कितनी है यहाँ पर, FD1 कितना है, 1 मीटर। यानी कि ये जो एक्सट्रूड हो रखा है वो कितना हो रखा है, 1 मीटर। ओके, तो यहाँ हम इसको सेट कर देंगे फॉर एग्जांपल 100, यानी कि ये एक्सट्रूड हो तो कितना हो, 100 मीटर। ये बाय डिफ़ॉल्ट मीटर में इसलिए ले रहा है क्योंकि हमने डायमेंशन स्टार्ट करते हुए चेंज नहीं की थी। आप इसको एंटर करेंगे तो ये मीटर में बन जाएगा। बट डोंट वरी, अगर आपको में काम करना है तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आप यहाँ पर जाने के बाद यूनिट सेट कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मीटर सेट हो रखा है, किलोग्राम मीटर, आप इसको टन वाला सेट कर सकते हैं। तो फिर जो भी डिज़ाइनिंग आप करेंगे तो वो में आएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ से जाकर भी सेट कर सकते हैं। अभी तो ये मीटर ही लेगा क्योंकि हमने सेट नहीं किया था इनिशियल में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको मीटर में ही सीख लें। आप जब आप अपना एनालिसिस करेंगे, आप सीख जाएंगे तो आप डायमेंशन को चेंज करने के बाद उसको सेम एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारी बन गई रेक्टेंगुलर प्लेट। बट अभी ये वायर फ्रेम में इसलिए है क्योंकि हमने सिर्फ इसको एक्सट्रूड किया है, इसको जनरेट नहीं किया। जब तक हम जनरेट नहीं करेंगे तब तक ये फाइनल डिज़ाइन नहीं बनाएगा। जैसे ही आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर देते हो तो यहाँ एक जनरेट का आइकन होता है, जैसे ही आप इस पर जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये इस प्लेट को एक्चुअल में बना देगा। ओके, ये हमारी प्लेट बन गई, यानी हमने एक प्लेट बनाई है और इस पर हमें एनालिसिस करना है। ठीक है, ये एनालिसिस एक तरीके से ब्रिज के केस में भी काम आ सकता है। ठीक, यानी कि ये एक ब्रिज है, ये हमारा, इधर हम सपोर्ट लगा देंगे, इधर हम सपोर्ट लगा देंगे और ये हमारा ब्रिज हो गया फॉर एग्जांपल। ओके, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से। जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो ये देखो, जहाँ पर पहले क्वेश्चन मार्क आ रहा था अब वहाँ पर ग्रीन टिक आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने ज्योमेट्री बना ली है। आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं और आप जाकर उसमें बना भी सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ मॉडल, अब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो मॉडल एनालिसिस का यूज़र इंटरफेस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये ज्योमेट्री हमारे पास आ गई। ओके, जैसे ही हमारे पास ज्योमेट्री आ जाती है, ये लेफ़्ट साइड में जो यहाँ पर ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है इसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन ट्री। ओके, ये कहलाता है हमारा इंफॉर्मेशन ट्री। अब यहाँ पर क्या करना होता है, ये हमारा मॉडल का नाम है, ये हमारी ज्योमेट्री है, इसके अंदर सॉलिड लिखा हुआ आ रहा है। सॉलिड इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने इसको कोई नाम नहीं दिया। अगर आप डिज़ाइनिंग करते हुए इसको कोई नाम दे देते तो यहाँ पर वो नाम लिखा हुआ था। या फिर अगर ये असेंबली फाइल होती, फॉर एग्जांपल जैसे कि स्क्रू जैक बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। उसमें बेस होता है, फिर ऊपर कप होता है, फिर उसके बाद टॉमी बार होती है जिस रॉड को लगाकर हम उसे घुमाते हैं। तो ये सारे अलग अलग कंपोनेंट हैं, इनको मिलाकर पूरा स्क्रू जैक बनता है। अगर ऐसी कोई फाइल है जो बहुत सारे कंपोनेंट को मिलाकर बनाई गई है और आप उसे स्टेप फाइल में सेव करने के बाद एनसिस में इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर उन सारे फाइलों के नाम लिखे हुए आते हैं। ठीक है, ये सिंगल एक कंपोनेंट था तो इसलिए यहाँ पर सिंगल नाम लिखा हुआ आ रहा है। ये यहाँ पर जब आप इस पर सॉलिड पे क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल नीचे आ जाती है। यहाँ पर ये दिख रही होगी आपको डिटेल लिखी हुई यहाँ पर। यहाँ क्या होता है, यहाँ इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट जो एनसिस के अंदर मटेरियल सेव रहता है वो होता है स्ट्रक्चरल स्टील। यहाँ पर देखिए
असाइनमेंट में स्ट्रक्चरल स्टील लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको चेंज करना भी बताऊंगा कि किस तरीके से चेंज करते हैं, अगर आपको ये एनालिसिस दोबारा से रन करना है किसी दूसरे मटेरियल के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट आगे बढ़ते हैं। ये आपका मटेरियल हो गया, यहाँ से आपको असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जाकर असाइन कर सकते हैं इंजीनियरिंग डेटा में। यहाँ आ जाते हैं मैश में। मैश क्या होती है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये मैश बना देगा। ये मैंने जनरेट पे क्लिक किया, ये इसने इसको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। टुकड़ों में डिवाइड क्यों किया, मैशिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मैशिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो एनसिस है वो इंटीग्रल प्रोसेस पे बेस है, यानी कि ये क्या करता है, टुकड़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे हम कर देते हैं dx में डिवाइड, डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट ये सब करते हैं और फाइनल ऑब्जेक्ट हमारा निकल के, फाइनल आंसर हमारा निकल के आ जाता है। इसी तरीके से एनसिस काम करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है और उन छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग सॉल्व करता है और उनके बाद उनको जोड़कर एक जगह आपको एनालिसिस दे देता है। ये टुकड़े जितने ज़्यादा रिफ़ाइन होंगे, जितने ज़्यादा छोटे होंगे, उतने ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। और इसके अलावा अगर ये क्वाड होते हैं तो उतने ही अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये सारे के सारे किस तरीके के हैं, क्वाड। कभी कभी क्या होता है कि ये मैक्सिमम ट्राई बनते हैं, यानी कि इनके जो कॉर्नर होंगे वो ट्राई। ये देखिए, इसका एक पहला कॉर्नर ये देखो स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्वाड बन रहे हैं पीसेस। यहाँ देख सकते हो, ये देखिए क्वाड बन रहा है, क्वाड। ट्राई में क्या होता है कि ये 3 कॉर्नर ही रहते हैं उसमें, ठीक। ये कब आता है, जब आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो ठीक ना हो। जैसे कि आप अगर सर्कुलर रॉड की बात करेंगे तो उसमें स्क्वायर बनने डिफ़िकल्ट होते हैं, उसके लिए हमें स्क्वायर बनाने पड़ते हैं। कैसे, अलग अलग मेथड का यूज़ करके। अब वो मेथड कैसे लगाए जाएंगे, वो मेथड यहाँ पर लगेंगे, जहाँ पर आपने राइट क्लिक करके मैश पे जनरेट किया था, वहीं पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होता है इंसर्ट, यहाँ पर सारे मेथड लिखे हुए आपको दिख जाएंगे। ये अलग अलग मेथड हैं। इसके बाद क्या होता है, आपको जाना होता है एनालिसिस सेटिंग में। एनालिसिस सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होगा मैक्सिमम मोड टू फाइंड 6, यानी कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 मोड के लिए आपको रिज़ल्ट निकाल के देगा। अब मोड क्या होते हैं, मोड का मतलब होता है अलग अलग बाउंड्री कंडीशन लगाना, यानी कि ये जो मॉडल एनालिसिस है ये 6 मोड के लिए आपको रिज़ल्ट कैलकुलेट करके देगा। यानी मोड क्या होंगे, अलग अलग लोडिंग कंडीशन। किसी मोड में ये ट्विस्टिंग लोड लगाएगा, किसी मोड में ये कंप्रेसिव लोड लगाएगा, किसी मोड में ये टेंसाइल लोड लगाएगा। उसके बाद उसमें ये वाइब्रेशन भी जनरेट करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ हमारा लिखा हुआ है फिक्स सपोर्ट। यहाँ फिक्स सपोर्ट पर मैंने क्लिक किया और इसके इधर वाले कॉर्नर पर यहाँ पर मैंने क्लिक कर ये फेस पर और मैंने फिक्स सपोर्ट लगा दी। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये ब्लू कलर से आ रहा है, ब्लू कलर का मतलब हो गया फिक्स सपोर्ट, ब्लू का मतलब फिक्स। अब देखो ये रोटेट भी कर रहा है, अभी तो मैंने कहा कि ये फिक्स हो गया, तो ये रोटेट क्यों कर रहा है? बाय डिफ़ॉल्ट ये रोटेट है, क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर जब इसको सॉल्व करेगा तो उस पोर्शन को वो फिक्स ही समझेगा। क्लियर? यानी हमने इसको एक साइड से फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो रॉड है, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये है हमारी कैंटिलीवर प्लेट। कैंटिलीवर क्यों हुई? क्योंकि इसका ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड, ये हमने फिक्स कर दिया, तो ये वाला फ्री है, ये वाला फ्री है, तो ये क्या हो गया हमारा कैंटिलीवर प्लेट। ओके। अब मुझे चेक करना है कि अगर अब वाइब्रेशन होते हैं या वाइब्रेशन आता है या भूकंप आता है तो कितनी फ्रीक्वेंसी पर ये डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ऑसिलेट करना या फेल हो जाएगा। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, सॉल्व पे क्लिक करूँगा। जैसे ही सॉल्व पे क्लिक करूँगा ये डिफॉर्मेशन के रिज़ल्ट मुझे निकाल कर दे देगा, लाइक दिस। इसने डिफॉर्मेशन के रिज़ल्ट निकाल दिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लिखे हुए आ गए, ये सारी के सारी चीज़ें लिखी हुई आ गई डिफॉर्मेशन के रिज़ल्ट। क्लियर? अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल, क्रिएट मोड शेप पर क्लिक किया और ये सारे के सारे यहाँ पर दिख जाएंगे आपको, ये लाइक दिस। ठीक है, 6 के 6 यहाँ पर आ जाएंगे और इसके बाद फिर से एक बार और सॉल्व पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये दिख रहा है सॉल्व का ऑप्शन, या फिर आप सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, इवैल्यूएट ऑल रिजल्ट, तो इन सब पे ग्रीन टिक आ जाएगा। आ गया ग्रीन टिक। ये है हमारा नेचुरल फ्रिक्वेंसी, यानी इसकी फेलियर की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 0.7 हर्ट्ज़, यानी 0.7 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर ये फेल हो जाएगा, लाइक दिस। और सबसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन कहाँ पर होगी, टिप पर, और सबसे कम डिफॉर्मेशन कहाँ पर होगी,
फिक्स पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि हमने इस साइड से उसको फिक्स किया था, तो वहाँ फेलियर के चांसेस कम होंगे। सबसे ज़्यादा फेलियर के चांसेस कहाँ होंगे? टिप पर। और अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँ, अगर मुझे एनिमेशन देखना है, तो ये इस तरीके की डिफॉर्मेशन होगी। क्लियर? यानी कि ये अप एंड डाउन मोशन में सबसे पहले टूट सकता है, और जो कि नेचुरली होता भी है। यानी ऑसिलेशन अगर आते हैं, कैंटिलीवर रॉड सबसे ज़्यादा इस वाले वाइब्रेशन में जल्दी टूटती है। सेकंड वाले मोड में चले जाते हैं। इसमें अगर मुझे देखना है ट्विस्टिंग, उसके बाद जो उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी अगर होगी और ट्विस्टिंग लोड लगेगा, तो ट्विस्टिंग लोड में ये इतनी फ्रिक्वेंसी पर फेल होगा। ठीक, तो इसी तरीके से अलग अलग मोड में अलग अलग डिफॉर्मेशन देखो यहाँ भी देखने को मिल रही होंगी। ठीक, इसी तरीके से यहाँ भी देखने को मिल रही होगी, अलग अलग डिफॉर्मेशन लगाता है, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लाइक दिस डिफॉर्मेशन। ठीक, तो ये टेबल जो दिख रही है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन शो करती है कि अलग अलग डिफॉर्मेशन अलग अलग मोड में आ जाएंगे। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी फेलियर की? वो होती है आपकी सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जो कि यहाँ पर फर्स्ट मोड में ही मोस्टली कोई भी एनालिसिस आप कर लो मॉडल एनालिसिस में, आपको नॉर्मली फर्स्ट मोड में ही सबसे कम फ्रीक्वेंसी मिलती है। लेकिन हम ये जो आगे के एनालिसिस हैं वो इसीलिए करके देखते हैं कोई ऐसा मोड ना हो कि बीच में हमें किसी में कम फ्रीक्वेंसी मिल जाए, तो हम इसको मोड को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। उसके लिए आपको एनालिसिस सेटिंग यहाँ पर जाकर आप उस मोड को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो ये रिज़ल्ट हैं, ये पहली वाली जो है ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 0.74। चलो 0.7 समझ लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, तो उस केस में क्या करना होगा? उस केस में यही करना होगा, जो हमने फिक्स सपोर्ट लगाई है वो हमने इस एंड पर लगाई है। इस एंड पर लगाने के साथ साथ अगर हम इस एंड पर भी लगाएं तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो जो कि ब्रिज के केस में होता ही है। अगर मैं इसको ब्रिज कंसिडर कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल एक तरीके से, यानी इसके ऊपर से गाड़ियाँ जाएंगी और ये इधर से भी फिक्स है और इधर से भी फिक्स है, क्योंकि वो जो ब्रिज होता है वो दोनों तरफ से सपोर्टेड रहता है। इसको मैं ब्रिज का केस कंसिडर कर लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस साइड से भी फिक्स करूँगा, तो मैं वापस से फिक्स सपोर्ट में जाऊँगा। जहाँ पर मैंने एक फेस सिलेक्ट किया हुआ था, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक लिखा हुआ, वन फेस, जो कि ये पीछे वाला है, तो मैं वापस से क्या करूँगा, इसी पर क्लिक करूँगा और कंट्रोल का बटन दबाऊंगा, कंट्रोल दबा के रखूँगा और इस वाले प्लेन पर भी क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर फिर अप्लाई पर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर क्या फेस आ गए? दो फेसेस, फिक्स सपोर्ट लग गई, एक इस प्लेन पर और एक इस प्लेन पर। देखो, जब ये एक तरफ से फिक्स था तो हमारी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब फेलियर की फ्रीक्वेंसी थी, वो कितनी थी? 0.7। बट जब मैंने उसको दोनों तरफ से फिक्स कर दिया तो मेरी रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 4.5। ये देखिए यहाँ पर 4.5 फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं किसी भी ब्रिज का एनालिसिस कर। अगर मुझे सपोज इस ब्रिज को और ज़्यादा स्टेबल बनाना है, अगर ये ब्रिज है मेरा और मैं चाहता हूँ कि ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाए, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा? अब मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि R&D किस तरीके से करते हैं। अगर मुझे इसे और ज़्यादा स्टेबल करना है, ये बहुत बेसिक सी वीडियो है, इसलिए मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूँ, क्योंकि बिगनर्स भी होंगे इसमें कुछ रिसर्चर्स भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। बट नेक्स्ट जो मेरी वीडियोज़ आएंगी, ये मेरी पहली वीडियो है एनसिस से रिलेटेड, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा बेसिक से चल रहा हूँ। जब मेरी एडवांस वाली वीडियोज़ आएंगी, लाइक CFD वाली वीडियोज़, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस किस तरीके से रिज़ल्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से एक रिज़ल्ट को दूसरे रिज़ल्ट में सेव कर सकते हैं। फ़िलहाल वो बाद में बात करेंगे जब मेरी वीडियो आ जाएंगी बाकी की। अभी फ़िलहाल इसकी बात करते हैं कि अगर मुझे इसे और ज़्यादा स्टेबल बनाना है, तो मैंने इसको यहाँ से फ़िक्स किया और यहाँ से फ़िक्स किया। अगर मुझे इस ब्रिज को और ज़्यादा स्टेबल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक कॉलम यहाँ पर बीच में भी दे दूँगा, यानी इसको बीच से भी फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ब्रिजेस थोड़े ज़्यादा लंबे होते हैं, उसमें क्या होता है, रोड के इस किनारे भी फिक्स सपोर्ट होती है, रोड के इस किनारे भी फिक्स सपोर्ट होती है, इस किनारे भी फिक्स सपोर्ट होती है, और जो बीच में है एक कॉलम लगा दिया जाता है जो कि बीच से उस ब्रिज को सपोर्ट करता है। अगर यहाँ पर भी मैं एक कॉलम लगा दूँ, यानी कि एक फिक्स सपोर्ट और बीच में प्रोवाइड करा दूँ, तो डेफिनेटली ये जो फ्रीक्वेंसी 4.5 है, ये हमारी 8 तक पहुँच जाएगी। सोचो, एक फिक्स सपोर्ट में फ्रीक्वेंसी 0.7 थी, दोनों तरफ से मैंने उसको फिक्स कर दिया था, 4.5 पहुंच गई। अगर वो फ्रीक्वेंसी 9 और 10 के करीब पहुंच जाती है, बीच में एक और फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड कराकर, तो हमारा डिज़ाइन सेफ़ हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि जो नॉर्मली जो भूकंप आते हैं इंडिया में, अभी तक जो भूकंप आए हैं वो 7 to 9 तक के ही आए हैं। अगर हमारी फ्रिक्वेंसी 10 से ऊपर पहुंच जाती है तो आप कह सकते हैं कि यस हमारा डिज़ाइन सेफ़ है इस कंडीशन में। ठीक है, एक तो तरीका ये होता है कि अपने डिज़ाइन को सेव करना। अब एक चीज़ मैं आपको एक और R&D बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने इस डिज़ाइन को बनाया इस मटेरियल की हेल्प से, जो कि मटेरियल मेरा क्या था, यहाँ ज्योमेट्री में जाकर सॉलिड पे क्लिक करेंगे, मटेरियल यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा स्ट्रक्चरल स्टील, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी निकल कर आई है 4.5, तब जब ये दोनों तरफ से फिक्स है। अब मैं सारी चीज़ें सेम रखता हूँ, इसको इस साइड से भी फिक्स रखता हूँ, इस साइड से भी फिक्स रखता हूँ, बट मैं सॉलिड में जाकर मटेरियल को चेंज कर देता हूँ। इंजीनियरिंग डेटा में जाएंगे, इंजीनियरिंग डेटा में जाने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट, ये इंजीनियरिंग डेटा है, यहाँ जाने के बाद आप यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं डेटा। आप चाहो तो उसकी लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं, इसकी खुद की लाइब्रेरी भी होती है। आप चाहो तो अगर आपने कहीं और सेव कर रखा है डेटा तो आप उसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इंपोर्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर मेरा ये डेटा सेव है। फॉर एग्जांपल क्वाड ब्लेड मटेरियल है, ब्लेड का मटेरियल था एक किसी ब्लेड का, तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ये मैंने मटेरियल सेव कर रखे थे, एल्यूमिनियम, CFRP ये वगैरह वगैरह, और स्ट्रक्चर स्टील तो बाय डिफ़ॉल्ट था ही उसमें, तो ये बाकी के मटेरियल्स में ऐड हो गए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कैंसिल करूँगा और अपडेट अपस्ट्रीम कंपोनेंट पे क्लिक कर दूँगा, अपडेट पर। ठीक है, जैसे ही मैं इसे अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ये वापस से सारी चीज़ें यहाँ पर सेव हो जाएंगी। अब देखिए जो स्ट्रक्चरल स्टील लिखा हुआ था यहाँ पर, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर और भी मटेरियल आने शुरू हो जाएंगे। दिख रहा है आपको सब? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मटेरियल मैंने इंपोर्ट किए हैं। आप चाहो तो उसमें डिफ़ाइन भी कर सकते हो, आप डबल क्लिक करके वहाँ पर डिफ़ाइन भी कर सकते हो मटेरियल। ओके, अब स्ट्रक्चरल स्टील की जो फ्रिक्वेंसी आई थी, ये जो स्ट्रक्चरल स्टील था इसकी फ्रिक्वेंसी याद रखना थोड़ा सा 4.5 आई थी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ वापस से ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री के बाद सॉलिड पे क्लिक करता हूँ और जो स्ट्रक्चरल स्टील है इसको मैं चेंज कर देता हूँ CFRP से। CFRP एक कार्बन फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर एक मटेरियल है, इससे मैं इसको चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। और इसके बाद जब मैं इसे सॉल्व पे क्लिक करता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मटेरियल चेंज किया है, ओनली मटेरियल चेंज किया, और बाउंड्री कंडीशन अभी भी हमारी वही है। बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये यहाँ से फिक्स है और ये यहाँ से फिक्स है बस, और इसके अलावा हमने सिर्फ मटेरियल चेंज किया। अब इसकी देखो फ्रिक्वेंसी देख लेते हैं कितनी आ रही है, 5.99, यानी कि पहले कितनी थी 4.5, बट मटेरियल अच्छा यूज़ करने से इसकी क्या हुई, फ्रिक्वेंसी, फेलियर फ्रिक्वेंसी बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरीके से होती है R&D। या तो आप अपने डिज़ाइन को अच्छा कर लो या फिर उसके मटेरियल को अच्छा कर लो। इन दोनों में से अगर आप कोई सी भी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो तो आप अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हो, बट याद रहे कि जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल से जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।